माई पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं रोज रोज आ रहा हूं, बुरा तो नहीं लग रहा है? और जो कुछ पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट भाई आपके बहुत कम आ रहे हैं। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका जुड़ाव पता चलता रहे। चलिए हम लोग पढ़ाई के अपने क्रम में हैं। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में आपने देखा कि हम लोगों ने प्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया, प्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में या वैदिक एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंपल सा मैटर है, आपको थोड़ा सा यहां पे बस छोटे छोटे पैकेट्स में चीजों को समझना होगा, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पैकेट में चीजों को समझेंगे तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपके समझ में आ जाएगा, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो छोटे छोटे पैकेट में चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। दूसरी चीज कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जो स्टेबल ना रहे। तो स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू है। चलिए हम लोग आज वैदिक एज को थोड़ा सा समझने का, मिलके समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक एज, अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बिल्कुल दिमाग से सारी चीजें निकाल दीजिए। आपके दिमाग में एक शब्द आया है वैदिक एज, जिसे हम कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल, तो सबसे पहले हम लोग वैदिक काल में क्या डिस्कस करेंगे? सिंपल सा मैटर है, हम लोग सबसे पहले टाइम को डिस्कस करेंगे, तो हमारे दिमाग में एक विजन हो जाए कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड क्या है बेटा? तो टोटल टाइम पीरियड है इसका 1500 टू 600 बीसी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 1500 बीसी से 600 बीसी का जो टोटल टाइम पीरियड है ये वैदिक एज का टाइम पीरियड कहलाता है। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो टोटल टाइम पीरियड है बेटा, ये दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। दो पार्ट में ब्रेक क्यों करते हैं? क्योंकि एक पार्ट कहलाता है प्री वैदिक एज और एक पार्ट कहलाएगा पोस्ट वैदिक एज। चीजों को आराम से समझिए कि इस टोटल टाइम पीरियड को, जो वैदिक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को जो 1500 से 600 है, इसको हम लोग दो टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला टाइम पीरियड प्री वैदिक एज, दूसरा टाइम पीरियड पोस्ट वैदिक एज। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि हमने भैया इसको एक चैप्टर के रूप में क्यों नहीं पढ़ डाला। सबसे बड़ी चीज कि वैदिक एज को हमने एक चैप्टर के को बेस बनाकर क्यों नहीं पढ़ा? इट मींस कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, उस हुए को हमें पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो प्री वैदिक एज का जो टाइम पीरियड हो जाएगा फिर आपका ये 1500 टू 1000 बीसी हो जाएगा, और पोस्ट का हो जाएगा 1000 बीसी टू 600 बीसी। अब ये टोटल टाइम पीरियड वैदिक एज का है, हमने जिसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब जब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो आपके दिमाग में एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क बनने लगा कि भैया हम एक सिंपल चैप्टर को पढ़ सकते थे, इसको दो पार्ट में पढ़ने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही, जिनका दिमाग चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन मार्क को पकड़ना है। तो क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व होगा? तो क्वेश्चन मार्क ऐसे सॉल्व होगा कि टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक बार मेरे कहने पे ध्यान से देख लीजिए। तो जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें 1000 आपको कॉमन दिख रहा होगा। इट मींस के कलाकारी वाला जो ईयर है वो क्या है? 1000 बीसी। बोलिए हां। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 बीसी में कुछ हुआ है। उस कुछ ने क्या कर दिया है? उसने डिफरेंस कर दिया है प्री और पोस्ट में। क्लियर है? तो वो कुछ क्या है, आइए उसको पकड़ लेते हैं। तो वो जो कुछ है वो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आयरन, यानी कि लोहा। लोहे की खोज बेटा हो गई थी 1000 बीसी में, 1000 ईसा पूर्व में। तो वो जो लोहे की खोज हुई थी उसने क्या किया कि एक टाइम पीरियड ऐसा है जो लोहे के पहले का है, बिल्कुल सही, और एक टाइम पीरियड ऐसा है जो लोहे के बाद का है। नोट्स बनाते चलिएगा, मैं आपको इस बात के लिए थोड़ा सा कहूंगा, क्योंकि ये चीजें
बोर्ड चूंकि भरता जाता है तो फिर आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, तो इसलिए साथ साथ काम भी करते रहिएगा तो आपको उसका हेल्प मिलेगी। तो पॉइंट समझ में आ गया कि 1000 BC में हमको आयरन मिल गया है, और इस आयरन ने बेटा क्या कर दिया है कि एक टाइम पीरियड को 2 टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। यह बात समझ में आ गई। अब पॉइंट उठता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेटा ये आयरन कहां मिला, कैसे मिला, क्या था, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। तो आयरन की अगर हम बात करें तो उसका आंसर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो जगह है ये बेटा एटा यूपी उत्तर प्रदेश। एटा उत्तर प्रदेश से जब हमको लोहा मिल गया तो उसने क्या सबसे बड़ा काम कर दिया? उसने सबसे बड़ा काम यह कर दिया कि उसने एक टाइम पीरियड को 2 में डिवाइड कर दिया। अब आपके दिमाग में खुद सोचिए, इतने डिस्क्रिप्शन से ही एक आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि प्री वैदिक एज में क्या नहीं दिखाई देगा? लोहा। बताइए, बिना कुछ दिमाग लगाए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि प्री वैदिक एज वो एज है जिसमें लोहा नहीं है, पोस्ट वैदिक एज वो एज है जिसमें लोहा है। बिल्कुल सही। चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग और बेसिक्स को समझ लेते हैं, कि इसको मैं लिखे रहने दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब लोहा मिल गया है, लोहे ने क्या कर दिया? ठीक है, तो लोहे ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए, और उसमें से 2 बहुत बड़े चेंजेस, 2 एरिया में उसने बहुत बड़े चेंजेस कर दिए। वो 2 एरिया हम लोग समझ लेते हैं। वो 2 एरिया क्या है बेटा? पहला महत्वपूर्ण एरिया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उसने बिल्कुल तूफानी परिवर्तन कर दिए, और उसने किसके निर्माण में हेल्प करी? स्टेट के निर्माण में हेल्प करी। स्टेट के बिल्ड होने में बहुत बड़ी भूमिका लोहे ने अपनाई। अब देखिए, बड़े आराम से समझिए चीजों को, कि मिल क्या गया भैया? आयरन मिल गया है। आयरन से अब क्या बनने शुरू हो जाएंगे? इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, टूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब इन दोनों के लिए ही अपने अपने टूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो एग्रीकल्चर के टूल्स होंगे वो काम क्या करेंगे? कि वो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत बड़ा कर देंगे एग्रीकल्चर लैंड को। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि उत्तर भारत में मैदान है। एक समय बेटा ऐसा था कि जब यहां पर पेड़ बहुत थे, ठीक है, जंगल ही जंगल हुआ करते थे, मैदान बहुत कम था। जब आर्यंस इंडिया में आए हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जब वो लोग आए हैं तो बेटा उनके हाथ में लोहा नहीं था। तो 1500 से 1000 BC तक उनके पास लोहा नहीं था बेचारे, तो वो जंगल नहीं काट पाए। तो जो नेचर ने उनको मैदान दे रखा था वो केवल वहीं पर कल्टीवेशन करते थे, वहीं पर एग्रीकल्चर करते थे। और उससे क्या हुआ, जब आयरन आ जाएगा तो पोस्ट वैदिक एज में क्या हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो हमें शुरू हो जाएगा एग्रीकल्चर के माध्यम से। तो सीधी सी बात है, जब एग्रीकल्चर का लैंड बढ़ेगा, उसकी भूमि में विस्तार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी जुड़ी हुई चीज क्या हो जाएगी कि जो उसका प्रोडक्शन है बेटा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है, कृषि अधिशेष। मतलब अब इतना पैदा होने लगेगा कि हम बचाकर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए एक कितना इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आयरन क्या क्या खेल खेल रहा है। दूसरा मैंने लिखा है स्टेट। अब स्टेट बेटा चलाता कौन है? तो हमें मालूम है कि स्टेट चलाने का काम किंग का होता है। थ्रू आउट हिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं कि स्टेट कौन गवर्न करता है? किंग गवर्न करता है। तो बेटा किंग के पास जब लोहा नहीं है, बात समझिए, ठीक है, तो प्री वैदिक एज में जब लोहा नहीं है, ठीक है,
तो राजा लड़ाई कैसे कर रहा है? तो लड़ाई ऐसे कर रहा है कि उस समय लोहे की जगह लकड़ियों का प्रयोग होता था, बांस और बल्लियों का प्रयोग होता था, ठीक है। तो वो अपने एल्बोज में, नीज में, ठीक है, अपने हेड पे हेलमेट टाइप का लकड़ी का, सब कुछ लकड़ी का हेलमेट बांध लेते थे, यहां पर लकड़ी के सेफ गार्ड लगा लेते थे, नीज में लगा लेते थे, फिर लड़ने जाते थे। और हाथ में क्या है? डंडा। तो भैया जिसने ठीक ठाक डंडे की चोट मार दी, ठीक है, तो वो उसकी विजय हो जाती थी। तो इस प्रकार से हमें प्री वैदिक एज में लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक एज में जाएंगे तो आयरन क्या करेगा? आयरन स्टेट से रिलेटेड टूल्स को डेवलप करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाई सोर्ड है, तलवार है, भाले हैं, तो इन सब चीजों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो किंग है उसकी जो पावर है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। और प्लस एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो जो किंग है बेटा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव या जिसको हम प्रशासनिक कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये बना लेगा। प्रशासनिक मशीनरी का बना लेगा। प्रशासनिक मशीनरी का मतलब क्या होता है कि राजा बैठा है और राजा के दोनों तरफ जो पदाधिकारी, उसके ऑफिसर्स बैठे हैं, वो अभी तक नहीं थे क्योंकि इनकम नहीं थी राजा के पास। तो चूंकि अब आयरन आ जाएगा, पावर आ जाएगी, इनकम शुरू हो जाएगी और हम जान रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ भी गया है। तो इससे क्या होगा कि स्टेट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट बेटा हम लोग ने अभी यहां पर डिस्कस किया है। बिल्कुल तसल्ली से चीजों को देख रहे होंगे तो आपके समझ में भी आ रहा होगा कि इनिशियल स्टेज में क्या हो गया है वैदिक एज में। तो पहले हम लोग ने पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसी के कंटिन्यू करते हुए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक छोटा सा मैप मैं ही बना देता हूं, ठीक है। इस मैप में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे बहुत सिंपल सा मैटर है कि जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, हम लोग ने अभी क्या नाम लिखा था? वैदिक एज, ठीक है। और वैदिक एज किस वर्ड से बना है? तो हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड है वेद, ठीक है। तो वेद का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है वेद का। वेद का मीनिंग होता है नॉलेज। तो वेद का मीन्स है नॉलेज। इट मीन्स कि वैदिक एज कैसा टाइम पीरियड है? नॉलेज का टाइम पीरियड है बेटा, जब ज्ञान बांटा जा रहा था। अब यहां पर यह जरूर याद रखिएगा कि वैदिक एज में जो नॉलेज बांटी जा रही है बेटा, वो ओरल ट्रांसफर हो रहा है नॉलेज का, राइटिंग के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नॉलेज को ट्रांसफर किया जा रहा था। गुरु अपने चेलों को रटा देता था मार मार के, ठीक है। और उसके बाद चेले जब बड़े हो जाते थे, जब वो सब कुछ सीख जाते थे, तो वो गुरु बन जाते थे और वो फिर अपने चेलों को रटाते थे। तो रटने का जो प्रिंसिपल है उस समय चलता था, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वो नॉलेज जो है बेटा ओरली ट्रांसफर होती थी एक लंबे समय तक। तो इट मीन्स हमें एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि वैदिक काल कैसा टाइम पीरियड है, ज्ञान का समय है, नॉलेज का समय है। इस समय नॉलेज बट रही है चारों दिशाओं में, ठीक है। बटोर सको तो बटोर लो। तो वेद शब्द निकला नॉलेज। अब आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बेटा नॉलेज दे कौन रहा है ना? कौन है? ठीक है, तो हम आप तो है नहीं, तो कौन है? कौन है भाई? कौन है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन है? तो ये बेटा यही तो हैं, यही हैं आर्यंस। यही तो आर्य हैं, ठीक है। तो आर्यंस जो हैं वो इस नॉलेज को देने का काम करते हैं। तो आर्य, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आर्य। तो ये नॉलेज ट्रांसफर का काम बेटा कौन कर रहा है? आर्यंस कर रहे हैं। जब आर्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा फिर जैसे वेद का अर्थ मीनिंग होता है नॉलेज, वैसे ही आर्य का मीनिंग क्या होगा? आर्य का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर। बात समझिए, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए और समझिए,
तभी मजा भी आएगा। अब देखिए कि कितनी कितनी बेहतरीन चीज है कि नॉलेज की अगर बात हो रही है तो नॉलेज देने वाला अपने आप को क्या कहेगा? कहेगा मैं सुपीरियर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ऑब्वियस ही बातें कहेगा। तो आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ कहा और उन्होंने जो दिया उसको उन्होंने ज्ञान कहा। तो एक परंपरा तो बैठ गई कि जो श्रेष्ठ हैं वही ज्ञान देते हैं। तो समझ लीजिए कि हम में और आप में फिर श्रेष्ठ कौन है? ठीक है, तो श्रेष्ठ कार्य इस समय मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम यहां पर ज्ञान देने का है। तो मैं आर्य हूं, ठीक है, एक वैदिक एज के हिसाब से। ठीक है, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि अगर हम शब्द या वर्ड को डिस्क्राइब करने की सोचें कि वैदिक एज को चलो समझ लेते हैं, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं लगातार परेशान हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो आर्य आए हैं, ये आर्य आए कहां से हैं? ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई, कोई भी होगा पूछेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो बेटा आर्य यहां से आए हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से उन्होंने एंटर किया, क्योंकि अदर साइड से एंट्री जो है इंडिया में थोड़ी सी उस समय प्रॉब्लम थी, क्योंकि बेटा ये पूरा एरिया तो पानी का है, तो यहां से तो कोई आने से रहा। यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां पर अरेबियन सी है। ठीक है, ये हम लोगों का हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, तो यहां से तो कोई आने को रहा। और यहां पर जो ईस्टर्न साइट है, यहां पर जो सभ्यताएं हैं वो बहुत बाद में डेवलप करी हैं। मान के चलिए कि यहीं की सभ्यताओं ने उनको डेवलप कर दिया था, तो यहां से कोई आने से रहा। यहां पर ठीक उत्तर में बेटा हम लोग के हिमालय है, तो उसने भी लोगों को रोके रखा। तो बेटा अपना एक ही गेट था, एक ही दरवाजा था अपना। यह दरवाजा जो जो खोलने में सफल हो गया, उसने भारत में एंट्री पा ली है। तो जैसे जैसे हम लोग हिस्ट्री में बेटा आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसी गेट से अमूमन एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में यहीं से हमारे यहां आक्रमणकारी इन्वेडर्स आए हैं। चलिए, तो इंडिया में उन्होंने कहां से एंटर किया? उत्तर पश्चिम से एंटर किया। अब कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेजी में चल रहा होगा, धैर्य रखो, वही बता रहे हैं कि बेसिकली जो आर्य हैं, आर्यों का ओरिजिन प्लेस क्या है? ठीक है, तो आर्यों का ओरिजिन प्लेस या आर्य भारत में कहां से आए हैं? तो बेटा वो आए हैं मध्य एशिया से। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। बहुत सारे विद्वान हैं बेटा, उनके अलग अलग मानना है कि कोई कहता है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, कोई कहता है आर्य हिमालय से आए हैं, कोई कहता है आर्य जर्मनी से आए हैं, कोई कहता है फ्रांस से आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने आर्कटिक प्रदेश कहा है, दयानंद सरस्वती साहब हैं उन्होंने भी हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों की चर्चा करी है आर्यों के बारे में। तो कहने का आशय या हमारा एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन केस बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इन केस अगर एग्जाम में आ जाता है कि आर्य कहां से आए, तो आपका आंसर आपको किस पे टिक करना है? सेंट्रल एशिया पर या मध्य एशिया पर। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वैदिक एज हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने उसके टाइम पीरियड को समझ लिया, ठीक है, उसके नाम को समझ लिया। अब यहां पर एक बढ़िया चीज है, उसको भी थोड़ा सा देखने का और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। वो ये है कि आप ये तो सोच रहे हैं कि आर्यों को आपने घुसेड़ दिया इंडिया में। बिल्कुल सही बात है, घुसेड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आर्यों को आप इंडिया में एंट्री दे रहे हैं, आर्य इंडिया में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कुछ लोग पहले से भी तो रह रहे होंगे, ठीक है। तो उनकी क्या कंडीशन है? देखिए बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, इसको बहुत आराम से सुनिए और समझिए बेटा, ठीक है। कैसे समझना है? ऐसे समझना है कि भारत में कौन आए? आर्य, ठीक है। तो आर्य शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया? श्रेष्ठ, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है। तो वो एंट्री कर रहे हैं इंडिया में।
एंट्री कर रहे हैं तो इंडिया में जो लोग पहले से रह रहे हैं, ठीक है, तो आर्य जो इंडिया में पहले से रह रहे हैं उनको बेटा क्या कहेंगे? अनार्य, जो सुपीरियर नहीं है, नॉन आर्यंस। ठीक है, बात समझिएगा, समझाया क्या जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत में आए वो आर्य थे और जो भारत में पहले से रह रहे थे वो अनार्य थे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इट मींस कि आर्य अगर श्रेष्ठ हैं, ठीक है, तो अनार्य कौन होंगे? वो अश्रेष्ठ होंगे। बिल्कुल सही बुद्धि चल रही है आपकी, बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना? अब आपको लग रहा है, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछ रहे हैं, बुद्धि खराब मेरी हो रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये श्रेष्ठ क्यों है, ये अश्रेष्ठ क्यों है? बहुत छोटा सा तुम्हें 2 शब्दों में समझा देता हूं। इन 2 शब्दों को याद रखिएगा तो हमेशा के लिए आपको कंफर्म हो जाएगा कि आने वाले जो थे वो किन चीजों में सुपीरियर थे और जो यहां पर रह रहे थे वो किन चीजों में सुपीरियर नहीं थे, ठीक है, या इंफीरियर थे। तो यहां पर श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, तो आर्य बेटा 2 चीजों में श्रेष्ठ थे। पहला उनका रीजन था कि वो गोरवर्णी थे, गोरे थे, उनका कलर फेयर था, ठीक है, गोरे लोग थे। मध्य एशिया से हम लोग जानते हैं, मध्य एशिया से कोई भी आएगा तो उसका कलर कैसा होगा? फेयर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो गोरवर्णी थे, एक तो इनके लिए ये प्लस पॉइंट था, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या था कि बेटा वो संस्कृत बोलते थे। वो किस लैंग्वेज को यूज करते थे? संस्कृत को। देखिए आप संस्कृत की प्राचीनता या कितना एंशिएंट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और संस्कृत आ गई है। तो आर्यंस की लैंग्वेज क्या थी बेटा? संस्कृत थी और वो गोरे थे, फेयर इन कलर थे। ये अश्रेष्ठ क्यों है बेटा? ये अश्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि ये काकवर्णी थे। काकवर्णी का मतलब समझी गए होंगे, काक माने होता है कौवा और कौवा का मतलब होता है क्रो, और क्रो कितना गोरा होता है आपको पता है। क्लियर है? मींस कि उसका मतलब काकवर्णी कहा गया अनार्यों को क्योंकि उनका रंग दबा हुआ था, वो इस एरिया में रह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये इनका माइनस हो गया, दूसरा इनका माइनस क्या था बेटा कि ये प्राकृत भाषा या नेचुरल लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, लोकल भाषा, जैसे हम लोग के मान लीजिए गांव की भाषा होती है। तो डिफरेंस देखिए, यहां पे रंग साफ है, यहां रंग दबा हुआ है, ठीक है, यहां संस्कृत बोल रहे हैं और यहां पर प्राकृत भाषा बोल रहे हैं, लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब डिफरेंस देखिए कि संस्कृत बेटा एक साइंटिफिक अप्रोच लिए हुए लैंग्वेज है, ठीक है, वैज्ञानिक भाषा है, और वहीं पर जो प्राकृत भाषा है ये कैसी भाषा है? ये लोकल भाषा है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग गांव की भाषा बोलते हैं तो हम लोग गांव में किसी को बुला रहे हैं तो क्या मतलब इते आओ, बात खत्म हो गई, इते आओ, उठो, बैठो, है ना, का बा, कैसन बा, है ना। तो भोजपुरी में, ठीक है, मैं बुंदेलखंड का हूं तो बोला था मैंने, तो मैं बोलूंगा इते आओ, उते आओ, ठाड़े हो जाओ, बैठ जाओ, है ना। इसमें कहीं आपको ग्रामर नहीं दिखाई देगी, बस हम अपनी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए जिस भाषा को बना लेते हैं बेटा वो प्राकृत भाषा बन जाती है, नेचर के माध्यम से जो भाषा बन जाती है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में दिमाग लगाया गया है, जहां पर दिमाग लगाया जाएगा वो साइंटिफिक अप्रोच वाली कहलाएगी। अब बताइए इस डिस्क्रिप्शन में कहीं कोई समस्या? मैं उम्मीद करता हूं कि कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखिए छोटे छोटे पैकेट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो चीजें दिमाग में ठहर रही हैं कि नहीं? हम लोगों ने टाइम को डिस्कशन कर लिया 1500 से 600, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके रीजन को भी समझ लिया कि लोहा आ गया था, फिर हमने ये भी समझ लिया कि लोहे ने क्या चेंजेस कर दिए थे, क्या एग्रीकल्चर में चेंज किया था, क्या स्टेट को उसने डेवलपमेंट में हेल्प कर दी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्यंस आए कहां से हैं, फिर हमने देखा कि आर्यंस और अनार्यंस में या जो नॉन आर्यंस हैं उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब देखिए सारी चीजें पिक्चर साफ होती जा रही, नहीं होती जा रही। अब इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आप खुद सोचिए कि अब हम लोग कौन सी चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्यंस जब इंडिया में एंटर कर जाएंगे तो फिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो इनिशियल उनकी जो डूइंग्स हैं, जो उनकी प्रारंभिक हरकतें हैं वो क्या रही हैं, ठीक है।
उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उनकी इनिशियल डूइंग में हम लोग देख लेते हैं। तो वैदिक एज पढ़ रहे हैं, इसको तो भूलना ही नहीं, एक से एक गजनी बैठे होंगे, है ना। हो सकता है थोड़ी देर में भूल ही जाएंगे मास्टर जी पढ़ा क्या रहे थे, तो भैया हेडिंग डालना जरूरी है, ठीक है। तो वैदिक एज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चलें तो यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग खोले रहिएगा, है ना। बहुत विचार कर करके मैं पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन यही है बेटा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें पढ़ाते ही समय आपको याद हो जाएं। केवल इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं, ठीक है। उस एफर्ट को जो बच्चे समझ रहे होंगे तो वो लाभ ले पाएंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें हम बोलेंगे, उसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये क्या है बेटा? ये जो है ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है। हम लोग जब लखनऊ से, कानपुर से, कहीं से भी इलाहाबाद होते हुए एमपी में एंटर करेंगे तो हमें विंध्य पर्वत से होकर गुजरना पड़ेगा, विंध्य श्रेणी से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक डिवीजन कर लेते हैं, एक माना हुआ डिवीजन, एक हाइपोथेटिकल डिवीजन। वो क्या है कि इसको हम बोल देंगे बेटा नॉर्थ इंडिया और इसको हम बोल देंगे साउथ इंडिया, समझने के लिए, ठीक है। तो बहुत तसल्ली से चीज को समझिएगा। अब इसको हमने बोल दिया नॉर्थ इंडिया, इसको बोल दिया साउथ इंडिया। अब आपका सिंपल सा एक आंसर क्या हो गया कि आर्यंस इंडिया में एंटर किए हैं। बात समझिए, आर्यंस आ गए हैं तो वो कहां आए? नॉर्थ इंडिया में, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कहां आए? नॉर्थ इंडिया में। तो वो क्या करेंगे? नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे, है ना, लगभग 900 साल थे ना वो लोग यहां पे। मैंने टाइम पीरियड क्या लिखा था? 1500 टू 600 बीसी। इसका मतलब कि उनका टोटल टाइम पीरियड वैदिक एज का 900 ईयर्स है। तो 900 ईयर्स में वो लोग क्या करेंगे? वो यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाएंगे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहां भी क्लियर हो गया कि जब आर्यों ने नॉर्थ इंडिया में हरकतें की, जब वो नॉर्थ इंडिया में अपनी सारे सिस्टम को मैनेज कर रहे थे, तो याद रखिएगा कि साउथ इंडिया वो नहीं गए हैं। बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, याद रखिएगा कि आर्य दक्षिण भारत नहीं गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहां पर ये साइन बना दिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो बेटा ये याद रखना, ठीक। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट यहां पर क्या याद रखना है? दूसरा ये याद रखना है कि ऐसे सोचिए, आप घर में बैठे हैं, एक बढ़िया सा सजा संवरा आदमी गोरा आपके घर में आता है, एंट्री करता है, ठीक है, आपके बगल में बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे वो आपके घर पे कब्जा करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तुमसे ज्यादा गोरा हूं, तुमसे ज्यादा मेरी अप्रोच साइंटिफिक है, इसलिए अब ये इलाका मेरे हिसाब से गवर्न होगा। जो नियम कानून मैं बनाऊंगा उस नियम कानून से ये एरिया चलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे बेटा आर्यंस और नॉन आर्यंस में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब उस टेंशन की आप बात समझिए। उस टेंशन से हम लोग अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, और वो है एक बैटल जो आप पढ़ते होंगे। मैं पहले हिंदी में लिख दूं क्योंकि हिंदी में उसका नाम बहुत फेमस है। उसका नाम है 10 राज्य युद्ध, ठीक है। 10 का यहां मतलब बेटा 10 से है, राग का मतलब यहां बेटा राजा से है, किंग से, और युद्ध का मतलब यहां बैटल से है, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है, नाम बस नाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, 10 राज्य युद्ध। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग 10 राज्य युद्ध पे डिस्कशन करने वाले हैं, उसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझिए कि 10 राज्य युद्ध, सबसे पहला पॉइंट आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि इस बैटल को सबसे पहले कहां डिस्क्राइब किया गया है, कहां हमें लिखा हुआ मिलता है? तो बेटा हमें लिखा मिलता है ऋग्वेदा में, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर है।
ऋग्वेदा में हमें 10 राग युद्ध के, ऋग्वेदा में हम लोग क्या देख लिया कि 10 राग युद्ध का सब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं रीजन, ठीक है। रीजन क्या है, हुआ क्यों। तो रीजन के लिए बेटा हम लोग यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि हो क्यों रहा है। तो देखिए है क्या, आर्यंस जब इंडिया में आए तो आर्यंस की दो बड़ी गिविंग्स हैं, उनको मैं आपको आगे चल के भी डिस्क्राइब करूंगा। एक उन्होंने यज्ञ, जो यज्ञवाद होता है ना, यज्ञ उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। हम लोगों को यज्ञों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और फिर उन्होंने वर्ण सिस्टम को डेवलप कर दिया था। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो उन्होंने यहां पर अपनी व्यवस्थाएं दी, तो उसमें बेटा एक उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जिसका नाम था भरत, एक था भरत जन। जन यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। मैं इसको आगे डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो थोड़ा यहां ध्यान रखिएगा कि ये भरत जन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो भरत जन हो गया। ये जो भरत जन है, इसके राजा थे सुदास। राजा का नाम क्या है, सुदास, ठीक है। सुदास राजा थे। सुदास राजा ने क्या किया कि इन्होंने, इनके एक पुरोहित थे, ठीक है। उन पुरोहित का नाम क्या था, विश्वामित्र। कुछ बच्चों ने नाम पूरा ले लिया होगा, वेरी गुड, ठीक है। विश्वामित्र, ये इनके पुरोहित थे राजा सुदास के। और राजा सुदास कौन थे, भरत जन के राजा, ठीक है। तो सुदास राजा ने क्या किया कि विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया, क्लियर है। और किसको अपना पुरोहित बना लिया, इन्होंने पुरोहित अपना बना लिया वशिष्ठ को। ये नाम तो आप सबने सुनी रखे होंगे ना, बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। तो राजा सुदास ने एक क्या कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने विश्वामित्र, जो उनके पुरोहित थे, जो उनके यज्ञों को कराते थे, उनको उन्होंने हटा के वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। अब देखिए यहां पे टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई कि ये भी विद्वान हैं, ये भी विद्वान हैं। तो ये इनको बुरा लग गया कि मेरी विद्वता में ऐसी क्या कमी रह गई कि मुझे पुरोहित पद से हटा दिया गया। तो इनको लग गया बुरा। इनको जो बुरा लगा, इसीलिए हुआ क्या, 10 राग युद्ध। अगर आप रिपीट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि फिर हुआ क्या। तो जब विश्वामित्र को बेटा बुरा लग गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं ने 10 राजा इकट्ठे किए। 10 राजाओं का एक यूनियन बनाया, संघ बनाया, फेडरेशन बनाया, और उस संघ को 10 राजाओं का संघ बना के किस पर अटैक किया, सुदास पर। राजा, ये स्टोरी टाइप में सुनिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राजा सुदास पर 10 राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध किया। उसी को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, 10 राग युद्ध। लेकिन अब एक फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं आप लोग। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब नाम 10 राग युद्ध है और 10 राजा तो यही ला रहे हैं विश्वामित्र, इट मीन्स कि टोटल राजाओं की संख्या सर कितनी है। बिल्कुल सही बात है, 10 राग युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्वामित्र ने कितने राजाओं को यूनाइट किया था, 10 राजाओं को। लेकिन अगर हम ओरिजिनल बैटल की बात करें कि लगभग कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, यह भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अप्रॉक्स 30 किंग्स थे इस बैटल में इन्वॉल्व होने वाले। तो लगभग 30 राजाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से चीजों को समझते चलिए, ठीक है। अच्छा, बैटल हुई, तो अब एक काम करिए, बैटल अगर हुई तो ऑब्वियस सी बात है कोई जीता कोई हारा होगा। तो ये जो मैंने सिंगल लगाया है इसको आप डबल कर दीजिए। इट मीन्स कि विश्वामित्र इस बैटल को हार गए थे। बिल्कुल सही, ठीक है, ध्यान रखना, विश्वामित्र हार गए थे। इसको मैं डबल टिक कर दे रहा हूं, राजा सुदास जीत गए थे भाई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, जब युद्ध होने वाला था उसी समय बेटा विश्वामित्र ने एक बहुत बेहतरीन मंत्र को लिखा। कुछ बच्चों ने
आंसर दे दिए होंगे। मैं यहां लिख देता हूं, वो वर्ल्ड फेमस मंत्र है गायत्री मंत्र। बेटा यही वो समय है जब गायत्री मंत्र लिखा गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है? विश्वामित्र ने करी है। कब करी है? 10 राग युद्ध के समय। ठीक है, गायत्री मंत्र को बेटा सावित्री मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, सावित्री मंत्र भी कहते हैं। और गायत्री मंत्र बेटा किस देवता को समर्पित है, डिवोटेड है? तो वो देवता है, कुछ बच्चों ने यहां भी आंसर दे दिया होगा, सूर्य। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। आप जानते हैं कि जब कभी टाइम खराब चलता है तो पंडित जी या जो ज्योतिषाचार्य होते हैं उनके पास आप जाइए कि गुरुजी बस नौकरी दिला दो किसी तरीके से। तो गुरुजी क्या आपको सलाह देते हैं कि सुबह सुबह उठ के बेटा नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाओ और जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करो। तो वहां से रिलेशन से आप इस प्रश्न को ध्यान रख सकते हैं कि गायत्री मंत्र किसको डिवोटेड है, समर्पित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतनी डिस्क्रिप्शन में बेटा हम लोगों ने क्या जान लिया कि 10 राग युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किनके बीच हुआ। अब यहां पे 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं। एक बेटा के प्लेस कहां हुआ था। अगर आपसे पूछे 10 राग युद्ध कहां हुआ था, तो पुरुषनी रिवर है, पुरुषनी रिवर है। इसको हिंदी में, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुरुषनी नदी है, उसके किनारे ये बैटल हुआ था। और ये बेटा पुरुषनी जो रिवर है, ये ऋग्वेद में नाम लिखा हुआ है। अगर हम आज आप कहें कि सर ये रिवर कहां है, क्या नाम है आज इसका, तो बेटा इसका आज नाम है रावी। तो जो हमारी रावी रिवर है या रावी नदी है, तो रावी नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था। एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा, क्लियर है। और एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो युद्ध हुआ है 10 राग युद्ध, ये किनके बीच हुआ है, तो बेटा ये एक पॉइंट याद रखना कि इसमें आर्यंस और नॉन आर्यंस। ठीक है, तो दोनों ही तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि 10 राग युद्ध जो है उसमें दोनों ही तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे। हां, यह जरूर है कि आर्यंस की साइड जो अनार्य थे वो संख्या में कम थे, और अनार्यों की साइड जो आर्य थे वो संख्या में कम थे। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जानते हैं बेटा, जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कोई बुआ रूठ जाती हैं, कोई फूफा रूठ जाते हैं, भग रहे हैं, पता लगा उनको लोग बुला रहे हैं कि अरे फूफा ना रूठो, फूफा ना रूठो, है ना। तो वो एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ग्रुप में हमें 1-2 बुराई करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। तो आर्यंस में जो लोग ऐसे थे वो शिफ्ट कर गए नॉन आर्यंस में, और जो नॉन आर्यंस में ऐसे लोग थे वो शिफ्ट कर गए आर्यंस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो मैं ये समझता हूं कि वैदिक एज का एक बहुत ही आराम से जो इमेज आपके दिमाग में है वो बन रही होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन वैदिक कल्चर की डिस्कस करूंगा। इतने ही आराम से आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माई पाठशाला से जुड़े रहने के लिए।